हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं तरंग सिद्धांत की विफलता के बारे में। क्यों तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, फेल हो गया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तरंग सिद्धांत की विफलता। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के इन अभिलक्षणों की व्याख्या जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लक्षणों की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण, यदि प्रकाश को आप तरंग मानते हैं, यदि प्रकाश तरंग के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम बढ़ना चाहिए और इस कारण तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा भी बढ़ेगी। यदि प्रकाश तरंग के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंग के आयाम बढ़ेगा और इस कारण तरंग द्वारा संचित ऊर्जा भी बढ़ेगी। और ये धातु के पृष्ठ पर गिरने पर धातु से इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन यह प्रायोगिक तथ्य के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगर निर्भर करती तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है तीव्रता के बढ़ने पर बढ़ जाती। ठीक है, तो यदि प्रकाश तरंग के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंग का आयाम और इसके कारण तरंग द्वारा संचित ऊर्जा बढ़ेगी और ये तरंगे धातु के पृष्ठ पर गिरने पर धातु से इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगी, जिससे उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन प्रायोगिक तथ्य यह बता रहे हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कुछ भी हो, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कुछ भी हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होने चाहिए, बशर्ते प्रकाश उतनी तीव्रता हो जिससे कि वह धातु के इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। प्रकाश तरंग की आवृत्ति कुछ भी हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होने चाहिए, बशर्ते कि प्रकाश में उतनी तीव्रता है जिससे कि वह धातु के इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करें। लेकिन परंतु प्रयोग यह बता रहा है कि यदि प्रकाश की आवृत्ति जो है एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, चाहे तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों न हो। प्रयोग यह बता रहे हैं कि यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, चाहे तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों न हो। तीसरा जो है विफलता का कारण कि प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा जो है धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर प्रकाशित क्षेत्र में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होगी। किस सिद्धांत के अनुसार? तरंग सिद्धांत के अनुसार। प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा जो है धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर प्रकाशित क्षेत्र में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को वितरित होना चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लग जाएगा। लेकिन प्रयोग यह बताते हैं, प्रयोग के अनुसार धातु पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु पर प्रकाश गिरते ही 10⁻⁹ सेकंड में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो तरंग सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रयोग हमको सीधे उसका उल्टा रिजल्ट बता रहे हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रयोग यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है।
तरंग सिद्धांत यह कह रहा है कि ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, ठीक है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही कम क्यों ना हो। प्रयोग यह बता रहे हैं कि अगर आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। तीसरा आप देख रहे हैं कि तरंग सिद्धांत कह रहा है कि ऊर्जा जो मिलती है वह पूरे सभी इलेक्ट्रॉनों को वितरित हो जाती है, और यह इस वितरण में टाइम लगेगा। लेकिन प्रयोग कह रहा है कि धातु पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। थैंक यू।